नमस्ते दोस्तों, जोहार। आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से क्लास 11th के 8वां तारीख को होने वाले हिंदी इलेक्टिव के सेकंड टर्म के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। तय मानिए कल के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर ताजा अपडेट पाना चाहते हैं तो प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को प्लीज ज्वाइन कर लें, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ भी मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखे। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखे। चलिए, तीन बता दिया गया है, आप लोग दो कर लीजिएगा। ठीक है, एक सदियों का संताप, दूसरा सलाम, तीसरा जूठन। ठीक है, याद रखिएगा, सदियों का संताप, सलाम और जूठन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया? सुदामा पांडे धूमिल के किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखे। ठीक है, सुदामा पांडे धूमिल के किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखे। दो रचनाओं के नाम लिख लीजिए और आपका 2 मार्क्स कंफर्म। याद रखिएगा, 2 मार्क्स का आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इनका दो रचना देखते हैं क्या क्या है। बांसुरी जल गई, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे। ठीक है, 3 बता दिया गया, आप लोग 2 कर लीजिएगा। एक बांसुरी जल गई, दूसरा संसद से सड़क तक और तीसरा कल सुनना मुझे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया? सुधा अरोड़ा के किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, सुधा अरोड़ा के किन्हीं दो रचनाओं के नाम। एक काला शुक्रवार, दूसरा कांसे का गिलास और तीसरा औरत की कहानी। याद रखिएगा, काला शुक्रवार, कांसे का गिलास और औरत की कहानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया? महादेवी वर्मा के किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखे। ठीक है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, आ सकता है। पथ के साथी, ठीक है, याद रखिएगा, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र और निहार। ठीक है, ये 3 दिया गया, आप लोग 2 कर लीजिएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया? भारतेंदु हरिश्चंद्र के किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखे। तो चलिए 3 बता दिया गया है, चंद्रावली, अंधेर नगरी और तीसरा सत्य हरिश्चंद्र। ठीक है, किन्हीं 2 का नाम लिख दीजिएगा, आपका 2 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है? नरेंद्र शर्मा के किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखे। ठीक है, नरेंद्र शर्मा के किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखे। एक का नाम याद रखिएगा, प्रभात फेरी, दूसरा पलाशवन और तीसरा कदलीवन। दोनों 1-1 याद कर लीजिएगा, पलाशवन और कदलीवन। ठीक है, चलिए ये 6 क्वेश्चन आप कर लीजिए, आपका कंफर्म 2 मार्क्स एकदम आने ही वाला। ठीक है, छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया? ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का दाम्पत्य जीवन किस प्रकार आधुनिक दंपतियों को प्रेरणा प्रदान करता है। ठीक है, तो चलिए पहले सीखते हैं दाम्पत्य मतलब क्या होता है। दाम्पत्य जीवन मतलब दोस्तों पति पत्नी का जीवन। ठीक है, याद रखिएगा, यह पूछा गया है कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का जो दाम्पत्य जीवन था, यानी पति पत्नी का जो जीवन था दोस्तों, यह आधुनिक दंपतियों को क्या प्रेरणा प्रदान करता है, यानी क्या शिक्षा देता है। ठीक है, यह पूछा गया। चलिए इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं, एकदम परीक्षा में छपने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए क्या लिखा गया देखिए। आज के समय में दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों पर झगड़े और कलेश हो जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बातों पर इन दोनों में क्या हो जाता है दोस्तों? आजकल के पति पत्नियों में झगड़ा हो जाता है और कलेश हो जाता है। ठीक है, इस कारण साथ चलना कठिन हो जाता है। ठीक है, अहंकार की भावना रिश्तों के बीच दीवार बन जाती है। ठीक, याद रखिएगा, अहंकार की भावना रिश्तों के बीच दीवार बन जाती है। परंतु जब हम ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को देखते हैं तो हमें उनसे प्रेरणा मिलती है, सीख मिलती है। हमें अपने जीवन साथी के साथ साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, हम लोग जब ये जो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को देखते हैं तो ये दोनों क्या करते हैं? कंधे से कंधे मिलाकर दोनों साथ चलते हैं ना। यही सीख हम लोग को मिलती है सबसे पहले। और उसके बाद एक दूसरे के सपनों को अपना सपना बनाना चाहिए। याद रखिएगा, एक दूसरे के सपनों को अपना सपना बनाना चाहिए और मिलकर उसे पूरा भी करना चाहिए। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जीवन के सफर में आने वाली कठिनाइयों का साथ में सामना करना चाहिए। ठीक है, जितनी भी विकट परिस्थिति आएगी दोनों को साथ मिलकर क्या करना चाहिए? लड़ना चाहिए, उसे जूझना चाहिए और उससे आगे निकलना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, एक दूसरे पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है दोस्तों विश्वास। ठीक है, विश्वास ही नहीं रहेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा रिश्ता। ठीक है, इसलिए दोनों पति पत्नियों में क्या मिलना चाहिए दोस्तों? दोनों में अटूट विश्वास होना चाहिए। ठीक है, तभी रिश्ता टिकता है। ठीक है, विश्वास का अहम भूमिका होता है। याद रखिएगा, अगर आजकल के दाम्पत्य जीवन में ये विश्वास की कमी हो गई जिसकी वजह से इन लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं, यही चीज सीखना चाहिए सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले से। ठीक है, आजकल के दाम्पत्य लोगों को। ठीक है, यानी पति पत्नी जो आजकल के मॉडर्न लाइफ है ना, मॉडर्न लाइफ की वजह से क्या हो जा रहा है दोस्तों? विश्वास खो जा रहा है, छोटे मोटे कारण झगड़ा हो रहा है। ठीक है, बन नहीं पा रहा, डिवोर्स हो रहा है, ये सब चीजें हो रहा है ना।
यही कारण ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई से ये लोगों को सीखना चाहिए। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एकदम परीक्षा में छपने लायक क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या लिखा गया है, ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं किया गया, तर्क सहित उत्तर लिखिए। ठीक है, तो चलिए इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं, क्या लिखा गया है। ज्योतिबा फुले हमेशा उन लोगों का विरोध करते थे जो उच्च वर्गीय समाज का प्रतिनिधित्व करते थे। वे हमेशा ब्रह्म समाज द्वारा फैलाए गए आडंबरों और रूढ़ियों का विरोध करते थे, याद रखिएगा। वे हमेशा सभी को समान अधिकार देने वाली बातों का समर्थन करते थे। यदि उन्हें समाज सुधारकों की सूची में रख दिया जाता तो समाज की दशा पहले ही बदल जाती। ठीक है, विकसित पदों वाले समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग ज्योतिबा फुले का जो नाम है वह समाज सुधारकों की सूची में नहीं रखना चाहते थे। उन लोगों ने ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों में ना रखकर उनके द्वारा समाज हित में किए गए कार्यों को दबाने का कोशिश किया है दोस्तों। ठीक है, ये जो ज्योतिबा फुले थे ये थे क्या, स्त्रियों का शिक्षा पर महत्व देने वाला, स्त्रियों की शिक्षा को बढ़ावा देने वाला, ठीक है, उच्च वर्गीयों का विरोध करने वाला था ना दोस्तों, यानी रूढ़िवादी बातों को हटाने वाला आदमी था। इसलिए इन्हें बहुत सारी विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। ठीक है, अगर ये इनका नाम अगर सूची में पहले रख दिया जाता ना तो समाज सबसे पहले ही सुधर जाता। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर क्या पूछा गया देखते हैं। ठीक है, स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फुले के अनुसार क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, स्त्री समानता को अगर प्रतिष्ठित करना है ना तो ज्योतिबा जो फुले हैं उनके द्वारा क्या क्या होना चाहिए ये पूछा गया। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 3 पॉइंट में लिखिएगा, आपका 3 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा गया है, स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फुले के अनुसार निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है। सबसे पहला बात, स्त्रियों को पुरुषों को समान जीने का अधिकार मिलना चाहिए। कैसा, स्त्रियों को पुरुषों के समान जीने का अधिकार मिलना चाहिए और स्वतंत्र रहने का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, जितना छूट पुरुषों को मिलता है उतना स्त्रियों को भी देना चाहिए, जितना शिक्षा पुरुषों को मिलता है उतना शिक्षा स्त्रियों को भी मिलना चाहिए, यानी स्त्रियों को भी शिक्षा का अधिकार देना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, जो पॉइंट 2 देखिए लिखा गया है, स्त्रियों को पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, अगर नारी ही शिक्षित नहीं होगी तो वो घर को कैसे शिक्षित कर सकती है। ठीक है, क्योंकि घर में मोस्टली टाइम कौन रहता है, नारी। अगर नारी शिक्षित हो जाएगी ना दोस्तों तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, जब तक नारी शिक्षा को वैल्यू नहीं बढ़ाया जाएगा, नारी शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा ना, इंडिया कभी भी डेवलप नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए स्त्री को क्या करना चाहिए दोस्तों, शिक्षित करना बहुत ही जरूरी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 क्या लिखा गया, विवाह में बोले जाने वाले मंत्रों में ऐसे वचन बुलवाने चाहिए जिसमें दोनों के अधिकार हो। ठीक है, पहले के जो मंत्र होते थे ना दोस्तों उसमें क्या होता था कि लड़कों पर बल दिया जाता था, लड़कों की मनमानी पर बल दिया जाता था, लेकिन स्त्रियों का कोई भी नहीं, स्त्री को बस और बस गुलामी सिखाया जाता था। लेकिन ये जो ज्योतिबा फुले हैं उन्होंने क्या कहा, ऐसे वचनों का कोई अधिकार नहीं देना चाहिए जिसमें पुरुष को मनमानी का अधिकार मिले और स्त्री को गुलामी का। ठीक है, यानी इनके ये एक नया मंत्र भी दिया था, याद रखिएगा, जिसमें स्त्रियों को बढ़ावा मिला। ठीक है, स्त्रियों की स्थिति सुधार हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, चल ये लोग म्हारा घर ना बनने देंगे, क्या बोला गया, चल ये लोग म्हारा घर ना बनने देंगे। सुकिया के इस कथन के आधार पर खनाबदोश कहानी की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चलिए इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं, क्या लिखा गया है, खनाबदोश कहानी की मूल संवेदना है मजदूरों का शोषण। याद रखिएगा, एक लाइन में लिखिएगा, ये जो खनाबदोश कहानी की मूल संवेदना है मजदूरों का शोषण, याद रखिएगा। ठीक है, मजदूर वर्ग शोषक वर्ग की यातना झेलने को विवश है। याद रखिएगा, ये जो मजदूर वर्ग है, ये जो मजदूर वर्ग शोषक वर्ग की यातना झेलने को विवश है। ठीक है, मानव और सुकिया दोनों का एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र एम्बिशन पक्की ईंटों का घर बनाना था। ठीक है, एक ही इच्छा था दोस्तों, एक ही लक्ष्य था, पक्की ईंटों का घर बनाना। ठीक है, लेकिन कोई भी उसका घर बनते नहीं देखना चाहता है। सबसे पहले सूबे सिंह द्वारा उस पर अत्याचार, ये जो सूबे सिंह था वो उस पर अत्याचार करता है और उनके सपनों को तोड़ देता है। याद रखिएगा, ये जो पहले सूबे सिंह उस पर अत्याचार करता है और उनके सपनों को तोड़ देता है। समाज में अक्सर मजदूरों को अमीर लोगों का शिकार होना पड़ता है। याद रखिएगा, समाज में अक्सर मजदूरों को अमीर लोगों का शिकार होना पड़ता है। उसके बाद जसदेव उनके ईंटों को तोड़ देता है। सुकिया अब मानव को रोते हुए नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने कहा चल ये लोग म्हारा घर ना बनने देंगे। याद रखिएगा, सुकिया अब मानव को रोते हुए नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने क्या कहा, चल ये लोग म्हारा घर ना बनने देंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद कर लीजिएगा, एकदम छपने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है, खनाबदोश कहानी में आज के समाज की किन समस्याओं को रेखांकित किया गया है। ये जो खनाबदोश कहानी है, आज के समाज में किन समस्याओं को रेखांकित किया गया है, ये पूछा गया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी 3 पॉइंट लिख दीजिएगा, आपका 3 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 3 पॉइंट क्या क्या है देखते हैं। खनाबदोश कहानी में कहानीकार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने
आज के समाज की निम्नलिखित समस्या को रेखांकित किया है। ठीक है, याद रखिएगा ये जो खानाबदोश कहानी है उनके कहानीकार कौन है दोस्तों? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ठीक है, आज के समाज को निम्नलिखित समस्या को रेखांकित किया है। चलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा गया है? इस कहानी में मजदूरों की स्त्रियों की समस्या के बारे में बताया गया है। किनके बारे में बताया गया है? ये जो मजदूर लोगों के जो वाइफ है, स्त्री है, उनके समस्या के बारे में बताया गया है। अय्याश किस्म के लोगों का उन्हें शिकार होना पड़ता है। याद रखिएगा जो बड़े लोग हैं यानी जो मालिक लोग होते हैं, ये लोग क्या करते हैं? उनका शिकार करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है दोस्तों। यहां मजदूरों की स्थितियों का भी वर्णन किया गया है, जैसे गरीबी, लाचारी, भुखमरी इत्यादि। ठीक है, ये सब मजदूरों का स्थिति है दोस्तों। मजदूर का स्थिति क्या क्या है? गरीबी, लाचारी और भुखमरी। ठीक है, इन सब टॉपिक पर भी ये जो कहानी है उजागर किया है। ठीक है, याद रखिए ये सब मजदूरों का स्थितियों का वर्णन भी किया गया है इस खानाबदोश कहानी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा गया है? बेरोजगारी के कारण मजदूरों को खानाबदोश बनने पर मजबूर होना पड़ता है। याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट रोल बेरोजगारी होता है, जिसके वजह से मजदूर क्या होता है दोस्तों? खानाबदोश बनने पर मजबूर होना पड़ता है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एकदम छपने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, सुकिया ने जिन समस्या के कारण गांव छोड़ा वही समस्या शहर में भट्टे पर उसे झेलनी पड़ी। मूलतः वह समस्या क्या थी? ठीक है, जिस वजह से जो सुकिया है गांव छोड़ा था वही समस्या उसे शहर में ईंट भट्टे में देखने को मिली। यह मूलतः क्या समस्या थी? यह समस्या पूछा गया है। तो सुकिया ने जिन समस्या के कारण गांव छोड़ा वही समस्या शहर में भट्टे पर उसे झेलनी पड़ी। मूलतः वह समस्या निम्नलिखित था। सबसे पहला, स्त्रियों का सम्मान ना करना, उनका शोषण करना। ठीक है, गांव में स्त्रियों का सम्मान नहीं किया जाता था उस टाइम और उनका शोषण किया जाता था। जस्ट एकदम भट्टे पर भी यही हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा गया है? मजदूरों को इज्जत ना देना। ठीक है, मुंशी का फरमान अदा करना। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज भट्टे में भी उनको देखना पड़ा। मजदूरों का कोई इज्जत नहीं था दोस्तों और मुंशी का क्या करना पड़ता था? गुलामी करना पड़ता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 3, गांव में जानवरों को डर। याद रखिएगा गांव में जानवरों का डर रहता है दोस्तों, सांप बिच्छू का डर रहता है। ये सब डर उन्हें जाके शहर में भी ईंट भट्टे के पास देखना पड़ा दोस्तों। वहां के झुग्गी झोपड़ियों में ये डर हमेशा सताया करता था रात को दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा गया देखते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों। क्या पूछा गया? भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? पाठ के आधार पर यह स्पष्ट कीजिए कि इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत कुछ है, ऐसा क्यों कहा गया है? यह पूछा गया दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो पाठ में भारतेंदु जी ने कहा है कि भारत के लोग बड़े आलसी प्रवृत्ति वाले होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? आलसी। ठीक है, हर भारतीय को आलस्य ने अपने वश में कर लिया है। ठीक है, यही कारण है कि भारत के लोग परिश्रम करने से भागते रहते हैं, जिसकी वजह से देश में निरंतर क्या बढ़ती जा रही है दोस्तों? बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ठीक है, यह देखते हुए उन्होंने कहा है क्या? इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत कुछ है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है? जिस प्रकार ट्रेन बिना इंजन के नहीं चल सकती, ठीक उसी प्रकार हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो से लेखक ने अपने देश की खराबियों के मूल कारण खोजने के लिए क्यों कहा है? ये क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। लेखक का मानना है कि भारतीय आलस्य के कारण बेकार हो गए। क्या हो गए दोस्तों? आलस्य के कारण, कुड़ियापन के कारण क्या हो गए दोस्तों? बेकार हो गए। ठीक है, उनकी योग्यताएं आलस्य के कारण समाप्त हो गई है। जितना भी उसका क्वालिटी है दोस्तों, आलस्य के कारण वो समाप्त हो चुकी है। उनमें अब नेतृत्व के गुण नहीं है। ठीक है, आगे बढ़कर लीडरशिप नहीं निभा सकते, ये लोग कुड़िया हो चुके हैं। ठीक है, उनके पास खुद चलने की भी क्षमता नहीं है। हमें स्वयं अपने बलबूते पर खड़ा होना होगा। ठीक है, लेखक यही कहता है कि हमें स्वयं अपने बलबूते पे खड़ा होना होगा। इसलिए लेखक कहता है कि हमें इसका कारण खोजना होगा। ठीक है, क्या करना होगा? इसका कारण खोजना होगा। हम समस्या का समाधान तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हम कारण की जड़ को नहीं खोज लेते हैं। हम भारतीयों का क्या दोष है दोस्तों? याद रखिएगा, हम भारतीयों का दोष केवल यह है कि हम समस्या को पहचानते हैं लेकिन इसका मूल कारण नहीं खोजते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है दोस्तों। जिस दिन हमने इसे पहचान लिया और समस्या का ये जो हल है ना, सॉल्यूशन ढूंढ लिया ना दोस्तों, तो उस दिन हमारे दिन वापस लौट आएंगे। याद रखिएगा, हमारे दिन अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या पूछा गया है। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्या पूछा गया? देश की सब प्रकार से उन्नति हो, इसके लिए लेखक ने जो उपाय बताए उनमें से किन्हीं 3 का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। ठीक है, यानी देश की उन्नति चारों तरफ से हो ना, इसके
इसके लिए लेखक ने क्या क्या उपाय बताए हैं, 3 कारण बता दीजिए दोस्तों, ठीक है, यही पूछा गया। तो चलिए 3 पॉइंट लिखिए, आपका 3 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए 3 पॉइंट क्या क्या देखते हैं। देश की उन्नति के लिए 3 उपाय निम्नलिखित हैं। सबसे पहला पॉइंट, लेखक का कहना है कि आलस्य हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ठीक है, याद रखिएगा, सही बात है। अगर आलसीपन आपके अंदर में आ जाएगा ना दोस्तों, तो आप अच्छे से पढ़ेंगे भी नहीं, आपका एग्जाम में मार्क्स भी बहुत कम आएगा, ठीक है। आलसीपन को छोड़िए, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, डट के एकदम स्ट्रगल कीजिए दोस्तों, एकदम पूरा रटिए, आराम से समझिए और एग्जाम में जाके लिख डालिए, आपका मार्क्स आएगा। आप देखिएगा आपसे नहीं हो रहा है ना, हम सो देते हैं, ठीक है, कौन जो करेगा कल जाके एग्जाम में जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसा कीजिएगा तो आपको दोस्तों तकलीफें झेलना होगा, आपका मार्क्स कम ही नहीं आएगा, हो सकता है फेल भी हो सकते हैं। इसलिए कुड़ियापन को छोड़ दीजिए, एकदम लग जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन कीजिए, आपका मार्क्स एकदम आएगा। हम आपके साथ दोस्तों एकदम खड़े हैं, ठीक है। चलिए जो भी डिमांड होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन लेकर आऊंगा। हिंदी का और भी पार्ट्स चाहिए, और भी वीडियोस चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चाहिए तो हमको बोलिए, मैं जरूर लाऊंगा दोस्तों, ठीक है। आप लोगों के साथ रहूंगा, ठीक है। आप लोग बस आलसीपन को छोड़ दीजिए और लग जाइए, मेहनत करिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। अच्छा रिजल्ट कीजिएगा, 12 में बहुत जल्दी आपका एडमिशन होने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नहीं पहला पॉइंट देखते हैं। लेखक का कहना है कि ये जो आलस्य है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ठीक है। देश की उन्नति के लिए 3 उपाय जो बताए हैं उनमें सबसे पहला क्या बताया गया है, लेखक का कहना है कि आलस्य हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसी ने हमें क्या बना के रखा है दोस्तों, निकम्मा बना के रखा है। याद रखिएगा, ये जो आलसीपन है यही हमें क्या बना के रखा है, निकम्मा बना दिया है। इसलिए हमें इस आलस्य को छोड़ना होगा, तभी देश की उन्नति होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा गया है। लेखक के अनुसार हमें अपने देश, जाति, समाज आदि के लिए अपने हितों और अहितों का त्याग करना होगा। याद रखिएगा, अपने हितों और अहितों का क्या करना होगा, त्याग करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, लास्ट पॉइंट दोस्तों, हमें शिक्षा के महत्व को समझना होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस समझना होगा, शिक्षा क्या वैल्यू है ये समझना होगा, और इससे ही भारत के हर लोगों को हर घरों में लाना होगा। याद रखिए, शिक्षा को हर घर में फैला देना है, सभी घरों को शिक्षित कर देना है। एक तभी ना भारत क्या होगा, डेवलप होगा। भारत शिक्षित होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, भारत का डेवलप होगा, ठीक है। इस तरह शिक्षित भारत की प्रगति निश्चित है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है, समाचार लेखन के लिए आवश्यक तत्वों का वर्णन करें, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। समाचार लेखन के लिए आवश्यक तत्व निम्नलिखित है, ठीक है। 5-6 पॉइंट लिख दीजिएगा, आपका नंबर कंफर्म हो जाएगा, 5 मार्क्स, ठीक है दोस्तों। मैं 7 पॉइंट बता रहा हूं, आप 5 पॉइंट भी लिख दीजिएगा तो आपका 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, एकदम मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए पॉइंट्स देखते हैं क्या क्या है। समाचार लेखन के लिए आवश्यक तत्व निम्नलिखित है। सबसे पहला, समाचार लिखने से पूर्व उसकी पृष्ठभूमि का ज्ञान आवश्यक है, ठीक है, याद रखिएगा, समाचार लिखने से पहले उसकी पृष्ठभूमि का ज्ञान आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा गया है। समाचार प्राप्त होने के बाद उससे जुड़ी अनेक पक्षों तथा तथ्यों को समाहित कर लिखना होता है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, एक प्रकार का त्रिकोण कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 3 क्या लिखा गया है। समाचार अनुच्छेद में लिखा होना चाहिए। किसमें लिखा होना चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा, अनुच्छेद में समाचार लिखा होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा गया है। अनुच्छेद अधिक बड़े या अधिक लघु नहीं होने चाहिए। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, लघु भी होना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा गया। एक अनुच्छेद में यथासंभव एक ही विचार या तथ्य होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा, एक ही टाइप का टॉपिक होना चाहिए, ठीक है। 3-4 टॉपिक मिला के नहीं लिखा जाना चाहिए समाचार, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 6 क्या लिखा गया। समाचार में शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बार बार जो होता है ना, ये वर्ड का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, बार बार वर्ड को रिपीट मत कीजिएगा, पुनरावृत्ति नहीं कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 7 क्या लिखा गया। शब्दों का निरर्थक प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिस वर्ड का यूज किया जाना चाहिए दोस्तों वही कीजिएगा, निरर्थक वर्ड यूज मत कीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा गया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्या पूछा गया, पत्रों के प्रकारों को लिखिए। क्या पूछा गया, पत्रों के प्रकारों को लिखिए। तो पत्र के कई प्रकार हो सकते हैं दोस्तों, जैसे अनौपचारिक और औपचारिक। याद रखिएगा, जैसे ऑफिशियल लेटर होता है ना, नहीं होता, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। याद रखिएगा, अनौपचारिक पत्रों में व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक आदि पत्र आ जाते हैं, तथा औपचारिक पत्रों में व्यवसाय अथवा सरकारी कार्यालयों से संबंधित पत्र आ जाते हैं। इस प्रकार मुख्यतः हम पत्रों को इन 4 प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, 4 प्रकार में हम लोग विभाजित कर सकते हैं। देखिए, जब हम लोग क्लास 10 में तो 2 प्रकार का लेटर आता था ना, एक हम लोग को प्रिंसिपल को लिखना होता था, एक हम लोग को मम्मी को लिखना होता था, ठीक है। तो ये जो पहला वाला था प्रिंसिपल वाला, याद रखिएगा, ये क्या था दोस्तों, फॉर्मल लेटर होता था। और जो मम्मी को लिखते थे, भाई को लिखते थे, बहन को लिखते थे, सब क्या होता था, इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। तो 2 टाइप का लेटर होता है दोस्तों, एक फॉर्मल, एक इनफॉर्मल, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक, ठीक है, याद रखिएगा।
तो इनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला भाग देखिए दोस्तों क्या लिखा गया, व्यक्तिगत पत्र, ठीक है, पर्सनल लेटर, ठीक है, ऐसे पत्र जो माता पिता भाई बहन अथवा किसी अन्य प्रियजन मित्र को लिखे जाते हैं व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा गया है, सामाजिक पत्र, ठीक है, सामाजिक स्तर पर जैसे विवाह, मृत्यु, जन्म दिवस, गृह प्रवेश आदि जैसे मांगलिक अथवा संस्कार उत्सव पर जो लेटर लिखते हैं आमंत्रण करने के लिए, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, या छपवाए जाते हैं, उसे सामाजिक पत्र कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पत्र क्या है दोस्तों, व्यावसायिक यानी ऑफिशियल लेटर, ठीक है, किसी व्यवसायी द्वारा अपने व्यवसाय के संबंध में दूसरे व्यापारियों, दुकानदारों, ग्राहकों, कारखानेदारों अथवा फार्मों को जो पत्र लिखे जाते हुए व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं दोस्तों, या व्यापारिक पत्र कहलाते हैं, ठीक है। और लास्ट पत्र दोस्तों सरकारी पत्र, ठीक है, जो पत्र सरकारी कार्यालयों द्वारा अन्य सरकारी कार्यालयों, विभागों, व्यक्तियों को लिखे जाते हैं वे सरकारी पत्र कहलाते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, क्या पूछा गया, प्रतिवेदन जिसे इंग्लिश में रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपको प्रतिवेदन दे तो प्रतिवेदन का विशेषताएं लिखिएगा, और रिपोर्ट मतलब भी दोस्तों याद रखिएगा प्रतिवेदन होता है, ठीक है। मैंने दोनों नाम बता दिया है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशेषताएं पूछ सकता है। 5 मार्क्स का आएगा दोस्तों, 5 पॉइंट पे लिख दीजिएगा, आपका 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्रतिवेदन या रिपोर्ट की विशेषताएं पूछा गया, तो चलिए इसकी निम्नलिखित विशेषताएं क्या क्या है। रिपोर्ट को उचित शीर्षक देना चाहिए, याद रखिएगा, ये जो रिपोर्ट लिखिएगा ना तो आपको सबसे पहले क्या देना होगा, टाइटल देना होगा, एक उचित शीर्षक दिया जाना चाहिए, ठीक है, तब ना पता चलेगा आपका रिपोर्ट किस टॉपिक पे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा गया, किसी भी रिपोर्ट को तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, ठीक है, फैक्ट्स पे होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा गया, उसकी सरल सीधी भाषा पूर्ण रूप से होना चाहिए, यानी कंप्लीट होने चाहिए, जिसमें मुहावरों का यूज नहीं किया जाना चाहिए, लोकोक्तियों का यूज एकदम नहीं किया जाना चाहिए, इसका प्रयोग एकदम नहीं किया जाना चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा। जब भी रिपोर्ट लिखिएगा मुहावरे का यूज एकदम नहीं कीजिएगा, लोकोक्तियों का एकदम यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 4 क्या लिखा गया, किसी भी शब्द या वाक्य से अनेक अर्थ नहीं निकलने चाहिए, याद रखिएगा, एक ही वर्ड एक ही अर्थ निकलना चाहिए, अलग अलग टाइप का अनेक अर्थ नहीं निकलना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 5 क्या लिखा गया, रिपोर्ट में प्रथम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन का यूज एकदम नहीं किया जाना चाहिए, जैसे फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं दोस्तों, मैं या हम, याद रखिएगा, इसका यूज एकदम नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 6 क्या लिखा गया, सभी तथ्य सत्य पर आधारित होने चाहिए, ठीक है, एक भी बात झूठ नहीं होनी चाहिए, एकदम सत्य होना चाहिए और विश्वसनीय होने चाहिए ताकि आदमी विश्वास करे, ठीक है, यानी एकदम सच पे डिपेंड होना चाहिए दोस्तों, ये जो रिपोर्ट लिखेंगे ना वो सत्य पर आधारित होना चाहिए, ठीक है, और विश्वसनीय एकदम होना चाहिए, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखते हैं क्या दोस्तों, रिपोर्ट संक्षेप में होना चाहिए, शॉर्ट में होना चाहिए, ये नहीं कि आप बहुत बड़ा ऐसे जैसा लिख दीजिएगा, बहुत बड़ा लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, क्या लिखा गया है, लेखक जन्मजात कलाकार है, क्या है, लेखक जन्मजात कलाकार है, हुसैन की कहानी अपनी जुबानी आत्मकथा में सबसे पहले यह कहां उद्घाटित होता है, यह पूछा गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, बुक 2 से यह क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो क्या लिखा गया इसका आंसर, जब स्कूल में ड्राइंग मास्टर मोहम्मद अहतर ने ब्लैक बोर्ड पर सफेद चौक से एक बहुत बड़ी चिड़िया बनाई, याद रखिएगा, ये जो ड्राइंग मास्टर है ना, ब्लैक बोर्ड पर क्या किया, बहुत बड़ी चिड़िया का एक ड्राइंग किया दोस्तों, और लड़कों से कहा अपनी अपनी स्लेट पर इसकी नकल करो, यानी इस चिड़िया को देखकर अपना अपना स्लेट में इस चिड़िया को बनाओ, ठीक है। तब मकबूल ने अपनी स्लेट पर हूबहू वही चिड़िया बना दिया दोस्तों, ऐसा लगा कि ब्लैक बोर्ड की चिड़िया मकबूल के स्लेट पर उड़कर आके बैठ गई, ठीक है, याद रखिएगा, मकबूल के स्लेट पर आकर बैठ गई, उसे 10 में से 10 नंबर मिले, ठीक है, फुल मार्क्स मिल गए दोस्तों, 10 का 10, ठीक है। यहीं से पता चलता है कि मकबूल जो था जन्मजात कलाकार था, ठीक है, यहीं से पता क्या चल जाता है कि मकबूल जो था यानी जो लेखक था वो जन्मजात कलाकार था, ठीक है। इसके बाद तो वह कला का निरंतर आगे बढ़ता ही चला गया, गांधी जी के जन्म दिवस पर यानी जन्मदिन पर उसने क्लास के ब्लैक बोर्ड पर गांधी जी का पोर्ट्रेट यानी फोटो बना दिया दोस्तों, याद रखिएगा, एकदम इसी से पता चल जाता है कि जो लेखक था ना जन्मजात कलाकार था, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या पूछा गया है, कला के प्रति लोगों का नजरिया पहले कैसा था, लोग कला को किस नजर से पहले देखते थे दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं, क्या लिखा गया, पहले कला के प्रति लोगों का नजरिया अच्छा नहीं था, ठीक है, यानी नजरिया मतलब सोच अच्छा नहीं था दोस्तों, उसे कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता था और ऐसी शिक्षा दिलाना भी लोगों को नापसंद होता था, ठीक है, कोई भी पिता नहीं चाहता था कि बेटा को कला के क्लासेस में ज्वाइन करवाया जाए और कला सीखिए, ठीक है, क्योंकि इससे इनकम होने वाला नहीं है, इससे फ्यूचर होने वाला नहीं है, ठीक है, इसलिए ऐसी शिक्षा दिलाना भी लोगों को पसंद नहीं होता था, ठीक है। आगे देखते क्या लिखा गया है, कला को पहले आजीविका का साधन नहीं माना जाता था, ठीक है, इससे कोई रोजगार नहीं मिलने वाला था, ऐसे सोचते थे पहले के लोग, ठीक है। लोगों का विचार था कि यह काम मात्र मनोरंजन
और टाइम पास करने का साधन है। ठीक है, याद रखिएगा, ये खाली मनोरंजन का साधन है, इंटरटेनमेंट का साधन है और टाइम पास करने का साधन है। ठीक है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं होता है। ठीक है, अधिकतर लोग कला को समय बर्बादी का कारण मानते थे। ठीक है, याद रखिएगा, समय बर्बादी का कारण मानते थे, लेकिन अभी जो है समय बदल चुका है, कला का इंपॉर्टेंस अभी लोग समझ गए हैं। ठीक है, चलिए, यही पूछा गया था कि पहले कैसा था और वर्तमान का नहीं पूछा गया, इसलिए पहले का स्थिति बता दीजिएगा दोस्तों। एकदम सही नहीं था, अच्छा नहीं था और उसे विशेष वैल्यू नहीं दिया जाता था। ठीक है, आजीविका का साधन नहीं मानता था लोग और कोई ऐसी शिक्षा दिलाना नहीं चाहता था। ठीक है, खाली टाइम पास सोचता था और इंटरटेनमेंट का साधन सोचता था और समय बर्बादी का साधन सोचता था। ठीक है, चलिए, इस तरह करके हम लोगों ने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिया दोस्तों। तो आशा करते दोस्तों ये टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस अच्छे से इन क्वेश्चंस का रिवीजन कीजिए। जल्द ही इसका पार्ट 2 आने वाला है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, अगर यह वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। तो